हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर अगर हमें आ गया तो हमें रासायनिक समीकरण रटने की ज़रूरत नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग खुद बनाएंगे, रासायनिक समीकरण हम खुद से बनाएंगे और रासायनिक समीकरण बना के हम रासायनिक समीकरण को संतुलित भी कर लेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर ये चैप्टर हमें समझ में आ गया कि तो इसके आगे का जो चैप्टर है वो भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ परिवर्तन के बारे में बात करेंगे कि परिवर्तन क्या होते हैं। तो परिवर्तन देखो दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और एक को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर किसी पदार्थ की अवस्था, उसकी आकृति, उसका आकार परिवर्तित कर दिया जाए तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ चेंज होकर कोई नया पदार्थ बना ले तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था चेंज होती है, अवस्था को चेंज कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में हम पदार्थ के संगठन को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं कि भौतिक परिवर्तन में आकार, आकृति एवं अवस्था को हम परिवर्तित करते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उस पदार्थ का संगठन परिवर्तित हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ आकार, आकृति एवं अवस्था परिवर्तित होती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, उस पदार्थ का संगठन ही बदल जाएगा। यहाँ पे भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन जब होता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो नया पदार्थ बनता है। यहाँ इसे आसानी से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। जैसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ को अगर हम गला देंगे तो जल बन जाएगा। बर्फ़ कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ठोस से किस अवस्था में बदल गया, द्रव अवस्था में बदल गया। तो बर्फ़ से हमने द्रव बना दिया, जल बना दिया, तो फिर जल से हम बर्फ़ बना सकते हैं। इसका मतलब इसे हम आसानी से उत्क्रमित कर सकते हैं, इसका यही मतलब हुआ। जल, यहाँ पे जल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। द्रव से हम इसे हीट किए तो ये वाष्प अवस्था में बदल गया, मतलब गैस अवस्था में बदल गया। तो भौतिक परिवर्तन में जनरली सिर्फ अवस्था ही चेंज होती है, उसका आकार और आकृति चेंज हो जाती है। चलिए देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन बदल जाता है, नया पदार्थ बन जाएगा और आसानी से उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग इस उदाहरण से देखते हैं कि कैसे इसे आसानी से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास अंगूर है, अंगूर को अगर अंगूर का किण्वन करा दिया जाए तो ये शराब बन जाती है। अब ये बताइए कि शराब को फिर से अंगूर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसे आसानी से उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। एक बार दूध से दही बन गई तो क्या फिर दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसलिए इसे आसानी से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन और एक हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया करके किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाए तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो पदार्थ नया बनेगा उसका गुण क्या होगा, अलग होगा। बनने वाले पदार्थ से जो बनेगा पदार्थ उसका गुण क्या होगा, अलग होगा। अगर ऐसी अभिक्रिया हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नाम देते हैं। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बना ले तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया अभी हम लोग पढ़े थे कि दूध था, दूध से किस में बदल गया, दही में बदल गया, तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, ये अभिक्रिया हुई है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती है, एक को बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब इसमें अभिकारक क्या होगा, दूध लिए हम, दूध से हम दही बनाए, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है मतलब दूध, ये क्या हो गया, अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। दूध की जब रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो वो किस में परिवर्तित हो गई, दही में परिवर्तित हो गई।
तो जो बना उसे हम उत्पाद बोलेंगे, जो लिया गया उसे हम अभिकारक बोलते हैं। इसी तरह जब मैग्नीशियम रिबन को, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये पदार्थ हमारे लिए किसका काम करेंगे? अभिकारक का काम करेंगे। और जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे हम उत्पाद बोलते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इसे अभिकारक, और वो जो बना उसे हम उत्पाद बोलते हैं। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए अभिकारक को हम बाएं साइड लिखते हैं, अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उत्पाद को हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो लगाई जाती है। जैसे अभिकारक, तो अभिकारक को हम किधर लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पाद किधर रहेगा? राइट हैंड साइड। और यहाँ बीच में क्या रहेगी? एक एरो रहेगी, और एरो का जो मुंह रहता है, हेड रहता है, वो हमेशा किधर रहेगा? उत्पाद के साइड रहेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण है। हम अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उत्पाद को राइट हैंड साइड लिखेंगे, बीच में एक एरो लगाएंगे। एरो का जो हेड होगा वो हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। चलिए देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को और कैसे दिखाते हैं। तो जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या बनता है भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो अभिकारक था उसे हम किधर लिखे? बाएं साइड लिखे। जो उत्पाद था उसे हम किधर लिखे? दाएं साइड लिखे। और बीच में एक एरो लगाए हैं, और एरो का मुंह किधर है? उत्पाद की तरफ है। तो अगर हम इस तरह से दिखा दें तो ये अभिक्रिया का निरूपण हो जाता है। तो इसके बाद बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो हो सकता है कि गैस निकले, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, गैस निकल सकती है। अवस्था बदल सकती है, ठोस है द्रव में बदल गया, द्रव था गैस में बदल गया, अवस्था बदल सकती है। रंग का परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। ऊष्मा निकल सकती है और ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है। अगर ऊष्मा अवशोषित होगी तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, और अगर ऊष्मा निकलेगी तो उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो दो तरह की अभिक्रिया होती है ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहला रंग परिवर्तन हो सकता है, दूसरा गैस निकल सकती है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है, ऊष्मा या तो अवशोषित हो सकती है और या तो ऊष्मा उत्सर्जित हो सकती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने पर ये 5 चीज़ें हो सकती है। अब देखा जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को अगर हम उसके प्रतीक चिन्ह और रासायनिक सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर दें तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसा समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत ही आसान है रासायनिक समीकरण बनाना। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हमें जिंक तक सबके प्रतीक याद रहने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। इस तरह से हमें जिंक तक लगभग याद रहना चाहिए। इसके बाद बेरियम का Ba होता है, लेड का Pb होता है। तो 2-4 चीज़ें और हमें याद करनी होगी। इसके अलावा हमें रासायनिक समीकरण लिखते टाइम रासायनिक सूत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो रासायनिक सूत्र पे मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है। अगर किसी को रासायनिक सूत्र बनाने नहीं आ रहा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेगा, क्योंकि बिना वीडियो देखे रासायनिक सूत्र बनाए, अगर रासायनिक सूत्र हमें नहीं आता है तो हम रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो जल बनता है। जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो जल बनता है। सबसे पहले तो हमें यह मालूम रहना चाहिए कि इसमें अभिकारक कौन है। तो अभिकारक
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अपक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे लिए, अभिकारक हो गए। तो जल बनता है, जल बनता है, बन रहा है तो उत्पाद होगा। इसको हम किस साइड लिख दिए, दाएं साइड लिख दिए। अब बीच में एक एरो लगा दिए, तो इस तरह से तो हम इसको निरूपित कर देंगे। अब अगर इसी के प्रतीक को लिख दिया जाए या इसी के फार्मूले को लिख दिया जाए, केमिकल फार्मूले को लिख दिया जाए, तो जो समीकरण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है भैया, H2 होता है। ऑक्सीजन गैस का क्या हो जाएगा, O2, और ये क्या बन जाएगा, जल का क्या होता है, H2O। तो ये जो अपक्रिया हमने बनाया, ये जो समीकरण हमने बनाया, इसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल जो NCERT का है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हमने किसको जलाया, मैग्नीशियम को। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की। तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए, अभिकारक। तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अभिकारक को हम लोग बाएं साइड लिख दिए, उत्पाद को हम लोग दाएं साइड लिख दिए, बीच में एक क्या लगा दिए, एरो लगा दिए। अब अगर इसी को इसके प्रतीक चिन्ह और इसके रासायनिक सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्योंकि रासायनिक समीकरण देखिए, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा भैया, सिंबल होता है Mg+। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, O2 से प्रदर्शित करेंगे। बीच में एरो लगी है तो एरो लगा दिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब देखिए ज़रूरत पड़ेगी रासायनिक सूत्र की। अब अगर किसी को रासायनिक सूत्र नहीं आता है तो पहले वो रासायनिक सूत्र बनाना सीख ले। मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, ऑक्साइड का मतलब होगा O। मैग्नीशियम पे 2+ होगा, ऑक्सीजन पे 2-। नंबर देखिए बराबर है, फार्मूला क्या बनेगा, MgO। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना बहुत ही आसान है। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे हमें सिंबल याद करना होगा 30 तक। अगर जिंक तक हमें सिंबल याद है तो हम बहुत सारी रासायनिक अपक्रिया बना लेते हैं, क्योंकि 10 तक हमें इतना बहुत हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि रासायनिक सूत्र बनाने आना चाहिए। अगर रासायनिक सूत्र और ये जो प्रतीक चिन्ह है जिंक तक, ये इतना कर लिए भैया तो 10 वाला चैप्टर एकदम आसानी से कक्षा 10 पास होंगे हम लोग। बहुत ही आराम से पास होने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। रासायनिक समीकरण रटा नहीं जाता है, अभी तो इसको संतुलित करना भी सीखेंगे। कितना रटोगे भैया, कितना, कहीं पे Mg होगा, कहीं पे O2 हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है, सोडियम ऑक्साइड का Na2 होता है। तो कब पता चलेगा तुम्हें सोडियम ऑक्साइड Na2O लिखोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिखोगे। तो इससे अच्छा बनाना सीख लो, थोड़ा सा याद कर लो उसको। क्या क्या याद करना है, धनायन और ऋणायन याद कर लो, आराम से रासायनिक समीकरण बन जाएगा, रासायनिक सूत्र, और रासायनिक सूत्र बन जाएगा तो रासायनिक समीकरण बना लेंगे हम लोग। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है। तो इसकी कराएं, इसको अभिकारक, अभिकारक को हम इस साइड लिख दिए, उत्पाद को उस साइड लिख दिए, बीच में एक एरो लगा दिए। अब अगर इसके फार्मूले को हम रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पे तो यही रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम उस दिन देखे थे कि फार्मूला क्या होता है, HCl+। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला क्या हो जाएगा, NaOH। क्या क्या बना, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल का क्या हो जाएगा, H2O। तो ये समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसी तरह जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड और जल हमारे लिए क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसकी क्रिया करा देंगे हम किससे, जल से, H2O। तो हमारे पास बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस।
तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया से हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं। हमें एक वाक्य में दे सकता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसे संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण बनाने बहुत आसान है। क्या करेंगे, अभिकारक को हम लोग बाएं साइड लिखेंगे, उत्पाद को हम दाएं साइड लिखेंगे, बीच में एक एरो लगा देंगे। अगर वो तत्व होगा तो उसे प्रतीक के रूप में लिखेंगे, अगर वो यौगिक होगा तो उसका रासायनिक सूत्र लिखा जाएगा। तो तत्व होगा तो उसका प्रतीक, और अगर यौगिक होगा तो उसका हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे। और अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। गर्म किया जाता है माने हीट दिया जाता है, डेल्टा लगा दिया जाएगा। तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे लिए अभिकारक का काम कर रहा था, ये दोनों बने तो ये उत्पाद का कार्य किए। हम इसे निरूपित कर दिए इस फॉर्म में, तो यही हमारे लिए क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। तो ये हमारे पास एक समीकरण है, इससे हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। तो गर्म किसे किए थे, फेरस सल्फेट को, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। अभिकारक को हम किधर लिखेंगे, बाएं साइड लिखेंगे। जब गर्म किया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। मतलब ये इतनी चीज़ें बन रही है, जो चीज़ें बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये बना, ये बना, ये बना, हम इसे प्लस साइन लगा लगा के किधर लिख दिए, दाएं साइड लिख दिए। बीच में हम क्या लगा दिए, एक एरो लगा दिए। अब बात आती है कि अगर हम इसी का रासायनिक सूत्र लिख दें, इसका रासायनिक सूत्र लिख दें, तब जो समीकरण बनेगा, तब जो रासायनिक समीकरण बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो हम बात करते हैं फेरस सल्फेट कैसे बनाएंगे। तो हम कल देखे थे कि फेरस का होता है Fe और सल्फेट पे क्या हो जाएगा, SO4। Fe पे कितना प्लस, 2 प्लस, सल्फेट पे 2 माइनस। नंबर देखा जाएगा बराबर है, नंबर बराबर है तो फार्मूला FeSO4। इसके बाद एरो लगाएंगे, गर्म करने का साइन डेल्टा होता है। बनाना है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक का मतलब होता है Fe, फेरिक ऑक्साइड का मतलब O लिख दिए। फेरिक पे कितना प्लस, 3 प्लस, ऑक्साइड पे 2 माइनस। नंबर बराबर है, नहीं बराबर है, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, Fe2O3। तो ये Fe2O3 हम यहाँ उठा के लिख देंगे, Fe2O3। लोग देखे थे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो ये आसान तरीका है रासायनिक समीकरण बनाने का एकदम। ये रासायनिक समीकरण हमारे लिए बन गया है। अब कितना रटोगे, क्या याद करोगे, FeSO4, फेरस सल्फेट का FeSO4 चलो याद हो गया। फेरिक ऑक्साइड का अगर फेरस ऑक्साइड बोल दे तब क्या करोगे। तो ये हमें इसके लिए क्या करना होगा, वही धनायन और वही ऋणायन हमें याद कर लेने होंगे। और अगर हम धनायन ऋणायन याद कर लिए तो फिर रासायनिक अभिक्रिया एकदम आसानी से बनेगी। जब मीथेन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मीथेन और वायु हमारे लिए क्या हो गई, अभिकारक हो गई। और क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो रासायनिक समीकरण बनाना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि जब कोई भी जो वाक्य दिया है उसमें अभिकारक कौन कौन है और उत्पाद कौन कौन है। अगर हम अभिकारक और उत्पाद पहचान लिए तो फिर हमें क्या करना है, अभिकारक को हमें बाएं साइड रखना है और उत्पाद को हमें दाएं साइड रखना है, बीच में एक एरो लगा देनी है। इसके बाद इसी अभिक्रिया को हम उसके प्रतीक चिन्ह और रासायनिक सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बनती है। तो हम गर्म किसे किए, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या है, अभिकारक। इसे किस साइड रखे, बाएं साइड रखे। बना क्या क्या, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। तो इसे हम किधर रख दिए, दाएं साइड रख दिए, बीच में एक एरो लगा दिए। अब हमें क्या करना है, लेड नाइट्रेट का सूत्र लिखना है। तो लेड का मतलब होता है Pb, नाइट्रेट का मतलब होता है NO3।
लेड पे कितना प्लस, 2 प्लस, नाइट्रेट पे कितना माइनस, 1 माइनस। तो PbNO3 देखो नंबर बराबर नहीं है ना, तो तिर्यक गुणा करेंगे, माने Pb का 1 से और NO3 का 2 से। तो फार्मूला क्या बनेगा, PbNO3 होल ट्वाइस। यही फार्मूला उठा के हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ। तो PbNO3 होल ट्वाइस। एरो लगी है, एरो लगा लो। लेड ऑक्साइड बनाना है, लेड का क्या होता है, Pb ऑक्साइड का O। लेड पे 2 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, नंबर बराबर हैं, देख लो नंबर बराबर हैं। फार्मूला क्या, PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब O, NO2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब O2। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। इतने आसानी से रासायनिक समीकरण बनाया जाता है। क्या करना है देख लो, कितने आसानी से हम लोग रासायनिक समीकरण बनाए हैं। इसे याद कर सकते हो, नहीं याद कर सकते। इसके बाद बारी आती है संतुलित कैसे किया जाएगा। तो संतुलित करने के लिए हम लोग अलग वीडियो देखेंगे कि अलग वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। हिट एंड ट्रायल भी पढ़ेंगे और एक विधि और पढ़ेंगे जो अपनी ट्रिक वाली विधि होगी। तो बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित की जाती है। बहुत ही आसान है भाई रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बाद अगर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ लिए तो अगला जो चैप्टर हम लोग छल लवण और उसके आगे धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है उसमें जो रासायनिक समीकरण बनाना है हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना भैया। इतनी चीज़ इसी रासायनिक समीकरण को और अच्छा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं जैसे अभिकारक और उत्पाद जो बना है उसकी हम क्या लिख देंगे, अवस्था लिख देंगे। अवस्था को दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ठोस है तो हम ब्रैकेट में यस लिखेंगे, द्रव है तो ब्रैकेट में यल लिखेंगे, अगर गैस है तो ब्रैकेट में जी लिखेंगे, और अगर जलीय विलयन है, जलीय विलयन तो उसके लिए हम ए और क्यू लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा हम इधर लिखेंगे अभिकारक के साइड। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी तो हम ऊष्मा को इधर ऐड कर देंगे। और क्या कर सकते हैं, यदि कोई ताप दिया हो, दाब दिया गया हो अभिक्रिया कराने के लिए कंडीशन, कोई उत्प्रेरक लगा हो तो उसे हम कहाँ रख देंगे, एरो के ऊपर लिख देंगे। तो हम अगले दिन सीखेंगे अच्छे से कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, तो हमने यस लिख दिया। लेड ऑक्साइड किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, यस लिख दिया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस अवस्था में है, गैस अवस्था में, जी लिख दिए। ऑक्सीजन किस अवस्था में है, गैस अवस्था में, तो जी लिख दिए। बस मोर इन्फॉर्मेटिव हो गया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने लगा हमको। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है। कल सीखा जाएगा हम लोग कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है।